तो आज का हमारा टॉपिक होगा, कुछ ज़्यादा हम नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ फैमिलियर टर्म्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, बट ऐसा पढ़ेंगे कि कभी भूले नहीं, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं, या इनके अलावा भी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ये ऐसे टर्म्स हैं जो कि क्वेश्चंस में आते हैं और हम आंसर्स में उनको गलत करके आते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूज़न। ठीक है, कन्फ्यूजन इतना होता है हमें कि कुछ का कुछ लिख करके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और एक बहुत डिटेल्ड वे में और एक बहुत सिंपल अप्रोच के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे आज। और देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में या अपने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था आर, एल और सी के बारे में, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, उसके कंटिन्यूशन में आगे भी हम ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं ये हम समझेंगे, और कैसे आ रहा है ये भी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल अपने रजिस्टर से ही। ठीक है, तो ये हमने रजिस्टर का ऐसा कुछ डायग्राम देखा था। ठीक है, रजिस्टर का ऐसा कुछ डायग्राम था। अब हमने इसमें वोल्टेज लगा दिया था प्लस, दिस वन इज़ माइनस। अभी हम डीसी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हमने एक वोल्टेज लगा दिया था, और जैसे ही हमने वोल्टेज लगाया तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि जब भी हम कोई वोल्टेज किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो सडनली वहाँ से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रही है करंट। ठीक, दिस वन इज आई। अब इस करंट को रजिस्टर में जाने के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर बना है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ सा दिखा रखा है यहाँ पे, तो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, तो करंट जब जाएगी आपकी तो ऐसे जाएगी, ये ऑल थ्रू आउट होगा। हम एक लम्प्ड एरिया में दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाते हैं ताकि कैलकुलेशन हम ईजिली कर पाएँ। ठीक है, अब क्या होता है कि इस करंट को कुछ इस तरीके से जाना होगा, यानी कि इस करंट को जाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। कैसी प्रॉब्लम हो रही है, कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये? इस रेजिस्टेंस की वजह से, यानी रेजिस्टेंस मींस रेजिस्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस। इतना ईजिली करंट नहीं फ्लो करेगी, इट मीन्स। ठीक है, तो आई को जाने में आपकी दिक्कत होगी अगर रेजिस्टेंस आपका हाई हुआ। ठीक, रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट को जाने में दिक्कत होगी, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा करंट कैन ईजिली फ्लो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर पाए कि रेजिस्टेंस का जो वर्ड था इसकी मीनिंग थी रेजिस्ट करने वाली। तो ये क्या रेजिस्ट कर रहा है? फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आर ज़्यादा है तो आई आपकी कम थी। क्यों? क्योंकि फ्लो आपका रेजिस्ट कर रहा है। ठीक, तो रेजिस्टेंस यहाँ से आया आई के लिए, क्या? आर रेजिस्टेंस अगर हाई है तो करंट हमारी कम हुई। ठीक, इसका हम अगर ऑपोजिट कर देते हैं, इट मीन्स अगर रेजिस्ट कर रही है कोई चीज़ तो कोई चीज़ अलाउ कर रही है, कंडक्ट करने दे रही है, तो कंडक्टेंस, जिसका सिंबल होता है जी। ठीक है, कंडक्टेंस। इट मीन्स अगर इसका ऑपोजिट ले रहे हैं तो रेसिप्रोकल होगा, 1/r दैट इज जी। ठीक है, यहाँ पे एक हमें रिजल्ट मिलता है। अब कंडक्टेंस की डेफिनेशन भी सिंपल सी है, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हो गया पहले तो रेसिप्रोकल हो गया, और इसको अगर हम समझेंगे तो इसको क्या कहेंगे कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर की या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी जो कि अलाउ करती है करंट को टू फ्लो ईजिली, ठीक है, ईजिली फ्लो कर पाए, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, यहाँ से एक हमारा रिजल्ट ड्रॉ किया हमने, उसको हम एक जगह पर लिख लेते हैं जिससे कि बाकी के एनालिसिस में हेल्प हो सके। तो वो हमारा G इक्वल्स टू 1/r, जिसमें कि R जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि हमने पहले पढ़ा था, और G हमारा कंडक्टेंस है। ठीक, यानी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी कंडक्टेंस। ठीक, तो पहला रिजल्ट तो हमारा ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एसी सर्किट्स की तरफ। ये डीसी के केस में हमने देख लिया था, अब हम आते हैं एसी सर्किट्स की तरफ। और एसी में क्योंकि यहाँ पर एक टर्म इन्वॉल्व होता है जिसको हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि डीसी के केस में F इक्वल्स टू 0 होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलती है। हम अपने पावर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इंडिया में हमको 50 हर्ट्ज़ मिलती है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में हमको 60 हर्ट्ज़ देखने को मिलती है। इट मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कुछ कॉम्पोनेंट आया जो कि 0 से बड़ा था। तो अब हम इन नेटवर्क को लेते हैं, इट मीन्स L को भी लेते हैं और C को भी देखते हैं। तो L की पहले हम बात किए। ठीक, अब
जब हम AC का नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो हम अब मॉडल करेंगे, कैसे मॉडल करेंगे या क्यों मॉडल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टेंस DC में होता है और AC में ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता। तो हमको रेजिस्टेंस की तरीके से मॉडल करना है इन दोनों चीज़ों को। क्यों करना है? क्योंकि हमको पता है रेजिस्टेंस जो होता है हमारे फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर देखनी कि क्या ये एलिमेंट भी करते हैं, और हाँ, इससे हमको पता चलेगा कि ये एलिमेंट करते हैं और किस लेवल तक करते हैं या कैसे करते हैं या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो L, ठीक है, तो L को जब हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, या जिसकी यूनिट ओम होती है, क्योंकि अभी तो इसकी यूनिट हेनरी है और इसकी यूनिट फैराड है, ठीक है। बट अभी जब इसकी यूनिट को हमको ओम में कन्वर्ट करना है, तो ओम में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 2 पाई एफ एल, फार्मूला होता है 2 पाई एफ को ही हम कहीं कहीं पे ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एल हो जाता है। एफ यहाँ पर कुछ नहीं बट आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जो इंडिया में आपकी 50 हर्ट्ज़ मिलती है, ठीक है। और जब हम C को लिखना चाहते हैं तो C का हो जाता है 1/2 पाई एफ सी, जिसमें F आपका अगेन फ्रीक्वेंसी है और C आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ठीक। इसको कहते हैं हम XL और इसको कहते हैं हम XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दिस वन इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। इंडक्टिव क्यों? क्योंकि ये इंडक्टेंस का रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस ये वैल्यू है, ओम वैल्यू है, या रेजिस्टेंस एक तरीके से वैल्यू है, बट यहाँ पर उसको रिएक्टेंस कहेंगे। तो इंडक्टेंस से क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है हमारे करंट को, उसको हम रिएक्टेंस कहेंगे। और कैपेसिटेंस के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अब यहाँ से हमको एक चीज़ और क्लियर हो गई, और यहीं पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इम्पैक्ट हुआ हमारा। यानी अगर हम इन सर्किट्स को, अभी तो AC की बात किए थे हम, अब अगर हम इनको DC में लगाते हैं तो ये पॉइंट काफ़ी याद रखने वाला है। DC में फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी 0, ठीक। तो DC में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो 2 पाई इंटू 0 इंटू L इक्वल्स टू 0। तो DC में हमको रेजिस्टेंस इससे ओम में 0 मिला, और इससे अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/0, दैट इज़ इनफाइनाइट ओम्स, ठीक। अब इसका हम सीधा सा मतलब समझ लेते हैं। ऐसा एक कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो ये सिंपली एक R रेजिस्टेंस का सर्किट हो गया। अभी इस सर्किट का रेजिस्टेंस हम R ही रखते हैं, बट हम बढ़ाते चले जाते हैं। यानी कुछ 0 वैल्यू थी या कुछ R वैल्यू थी, R से बढ़ा करके हमने इसको इनफाइनाइट कर दिया, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी क्या है, इसमें कुछ I करंट फ्लो हो रही थी, बट इन दिस केस जैसे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि अब करंट फ्लो ही नहीं होने देगा। तो यहाँ से अगर करंट नहीं फ्लो हो रही है, इट मीन्स सर्किट अगर कंटिन्यू है तो होगी ही होगी, ठीक है। बट अगर सर्किट डिसकंटिन्यूड है, यानी अगर टूटा हुआ सर्किट है, तो हमारी करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है। दो चीज़ें ये हो गई कि ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ गया है, इनफाइनाइट टाइम्स हो गया है, इनफाइनाइट हो गया, जिसकी वजह से करंट नहीं फ्लो कर पा रही है। और करंट नहीं फ्लो कर पा रही, इट मीन्स ये सर्किट ओपन सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट होगा, ठीक। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन्स ओपन सर्किट। अब आप इससे दूसरा भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि फिर ज़ीरो रेजिस्टेंस में शॉर्ट सर्किट होगा, बट उसको भी समझ लेते हैं। ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसा हमने लिया था और इसको अब हम डिक्रीज़ करते जा रहे हैं सम R वैल्यू से टुवर्ड 0। पहले कुछ R रेजिस्टेंस था, कुछ I करंट फ्लो होने दे रहा था। अभी वो रेजिस्टेंस घटते 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 इतना घट गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट वो पास होने दे रहा है। I मैक्सिमम या I इनफाइनाइट, बहुत सारी करंट वो पास होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसका घट गया है। जब बहुत सारी करंट पास होने दे रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, वहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म का इस तरीके का प्रतिरोध नहीं है, इस तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है जो कि करंट को रेजिस्ट कर रहा है। इट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो गया, प्लेन लाइन से हमने दिखा दिया, ठीक। तो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स हमारे अभी क्लियर हो जाते हैं, इनको भी हम लिखते हैं। तो ये बहुत सिंपल से फंडाज हैं, इन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब हम ये दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था XL बराबर 2 पाई एफ एल, ठीक। 2 पाई एफ वॉज ओमेगा एंड एफ वॉज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम XL कह रहे थे, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव
रिएक्टेंस, और तीसरा पॉइंट था हमारा XC, ये था 1/2πfc, जिसमें f फ्रीक्वेंसी थी, 2πf ओमेगा था, ठीक है, और XC था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। इन दोनों की यूनिट्स अब ओम हो चुकी थी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट भी हमने देखा था एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी अगर DC की बात करें तो AC में तो ये वैल्यू मिलेगी आपको अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी, दिस वैल्यू विल डेविएट, एंड इन DC वेयर द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0, ठीक, उस केस में दोनों का ही देखेंगे जो कि हमने पढ़ा था, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0 है। अब इस केस में हमने 0 यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर पुट किया, ठीक, 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू मिल गई हमको 0, इट मीन्स एक्सेल की वैल्यू मिल गई हमको 0, और इसकी वैल्यू हमको मिल गई इनफाइनाइट। 0 हुआ तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, और इनफाइनाइट हुआ हमारा तो ओपन सर्किट हो गया। इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट ऐसे हो गया, एंड दिस वन इज़ ओपन सर्किट। यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट लिख देते हैं, यहाँ पे हम ओपन सर्किट लिख देते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन भी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। इतनी चीज़ें अभी तक वो क्लियर हो गई, 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक। यहाँ पर मैं रफ करता हूँ, आगे हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी सॉरी। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। हमने एक ऐसी इक्वेशन देखी होगी, Z इक्वल्स टू R प्लस JX। ये इक्वेशन काफ़ी फेमिलियर इक्वेशन है, हम हर जगह देखते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं कि अच्छा इसमें क्या है। तो इसमें हमको R की वैल्यू पता है, या R की मीनिंग पता है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। X हमने यहाँ पर अभी देखा, किसको डिनोट किया था हमने, रिएक्टेंस को, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंस, ठीक। अब ये रिएक्टेंस कुछ भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, XC भी हो सकता है, इट मीन्स इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। इट मीन्स कुछ रिएक्टेंस आपका इंडक्टिव है और कुछ आपका कैपेसिटिव है। इट मीन्स सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, या कोई भी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। और Z जो यहाँ पर होता है, इसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। तो जैसा कि हमारा, अगर हम DC की बात करते हैं तो DC में आपका ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, DC में दिस टर्म विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वजह से, फ्रीक्वेंसी जो 0 है यहाँ पर, या तो 0 हो जा रहा है या तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन केस ऑफ DC। केवल R एग्जिस्ट करेगा। इट मीन Z इक्वल्स टू R है और R की यूनिट ओम है, तो Z की यूनिट ओम हो जाएगी। अब हमें पता है कि किसी भी साइड या LHS या RHS में 2 सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ जुड़ती हैं, ठीक है। आप भैंस को गाय से नहीं जोड़ सकते, गाय को गधे से नहीं जोड़ सकते, 2 गधे ही जुड़ेंगे, 2 भैंसें ही जुड़ेंगी। इन द सेम वे 1 किलोमीटर के साथ दूसरा किलोमीटर जुड़ेगा, ना कि 1 लीटर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। तो इसकी यूनिट ओम है, तो इसकी भी हमको पता चल गई ओम। ये दूसरा कंक्लूजन जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से भी हमने देख लिया, ठीक। इट मीन्स ओवरऑल Z की यूनिट हमारी ओम हो गई, ठीक है। और Z इम्पीडेंस है, बट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ये काम तो रेजिस्टेंस का ही कर रहा है, जस्ट बिकॉज इट्स यूनिट इज़ ओम, तो ओम का ही काम कर रहा है इन केस ऑफ AC सर्किट, ठीक है। तो हम जब भी AC सर्किट की बात करेंगे तो उसमें Z आएगा। अब R और Z में क्या अंतर है, ये हम समझ लेते हैं कि R में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन सम वैल्यू होगी, R लेट अस सपोज 2 ohms, ठीक। बट इन केस ऑफ Z इसकी कुछ वैल्यू होगी हमारी, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा, ठीक। इसका 2 - 90 डिग्री ओम, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, या A + IY के फॉर्म में जो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो हमने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स, जब हम एनालिसिस करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि हाँ, कोई चीज़ अगर ऐसे 2 + I5 लिखी होती है तो इसका कुछ एंगल होता है, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट होता है और कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक। इस पर उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अभी इसको ही हम आगे कंटिन्यू करके देखते हैं कि यहाँ से हमको और क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट भी अपना लिखते हैं, ठीक। ये था हमारा Z इक्वल्स टू R प्लस JX, ठीक। अब हम रेसिप्रोकल कर रहे थे हर चीज़ का, रेजिस्टेंस का भी कर रहे थे, लाइए Z का भी करके देख लेते हैं, कुछ हमें शायद मिल जाए। तो 1/Z इक्वल्स टू होता है Y, और ये Y ही होता है आपका एडमिटेंस, ठीक।
तो हमारा एडमिटेंस भी आ गया। अब इसकी वैल्यू हम समझते हैं कि क्या है। तो y इक्वल्स टू 1/z है, 1/z करेंगे तो 1/r प्लस jx। अब जब हमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी टर्म मिल जाती है जिसमें कॉम्प्लेक्स टर्म भी मौजूद है, तो उस केस में हम इसके साथ कुछ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं इसको। क्यों? जस्ट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस टर्म। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म को एलिमिनेट करके इसको रियल और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बदलने के लिए हम यहाँ डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स टर्म को हटाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करते हैं तो हम कुछ a प्लस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी का कुछ फॉर्म फॉलो करते हैं। क्यों? इसका फिर आंसर आपका आता है a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का। तो ये चीज़ करते हैं, तो इसके लिए हमने किया r माइनस जे एक्स अपॉन, नीचे भी किया तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये किया। अब यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा r माइनस जे एक्स अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होगा? जे एक्स का होल स्क्वायर है, और j की वैल्यू हमारी होती है √/-1। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो माइनस इंटू -1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? इसकी वैल्यू हमारी आई +x²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया +x²। ठीक, अब यहाँ से आपको दो तरीके के टर्म्स मिल जाएंगे, उसको हमको सेपरेट करना है। एक टर्म तो ये है आपका, दूसरा टर्म आपका ये है। ठीक, अब दोनों को सेपरेट करना है, और दोनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे? सिंपली लिखेंगे यहाँ पे r/r² प्लस x² माइनस jx/r² प्लस x² स्क्वायर। ठीक, ये आपकी रियल टर्म हो गई। ठीक, रियल टर्म हो गई, और ये हमारी इमेजिनरी टर्म हो गई इंक्लूडिंग दिस थिंग आल्सो। ठीक है, तो ये हमारी इमेजिनरी टर्म हो गई। अब रियल टर्म हमने देखा था, जनरली हम डीसी के केस में बात किए थे, तो रियल टर्म हमको मिली थी r, यहाँ पर थी, और r का रेसिप्रोकल। ठीक, इस टर्म का नाम होता है हमारा g, पढ़ा है हमने, कंडक्टेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि ये z का हमारा इन्वर्स है, r का हमारा इन्वर्स हुआ ना एक तरीके से, आगे और समझ में आ जाएगा। g एंड दिस वन इज़ b, मीन्स b इक्वल्स टू होता है आपका -x/r² प्लस x²। ठीक है, इसको कहते हैं ससेप्टेंस। ठीक, इट इज़ नथिंग बट इन्वर्स ऑफ x, दैट इज़ रिएक्टेंस। अब हम ये सारी इक्वेशंस को कंक्लूड करते हैं और एक तरफ लिखते हैं, हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हमने समझ लिया कि b की वैल्यू कितनी होती है, ससेप्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, सारे टर्म्स के साथ हम फेमिलियर हो गए, एडमिटेंस के साथ भी फेमिलियर हो गए। एक इक्वेशन ये थी, पहली इक्वेशन इसको नाम देंगे, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, उसको हम y इक्वल्स टू g प्लस jb। ये दो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, अब इसमें ही हम सबको नेम करेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ इम्पीडेंस। ठीक, दिस वन इज़ रेजिस्टेंस। ठीक, दिस वन इज़ रिएक्टेंस, दिस वन इज़ एडमिटेंस, ये हमारा कंडक्टेंस हुआ, एंड दिस वन इज़ ससेप्टेंस। ठीक, ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इतनी चीज़ें हमें समझनी थी। अब इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल हमारा एडमिटेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमारा कंडक्टेंस है, और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल हमारा ससेप्टेंस है। ठीक है, ये अपोज कर रहा है करंट को, ये अपोज कर रहा है करंट को, ये अपोज कर रहा है करंट को। ये प्रॉपर्टी है फ्लो होने की करंट की, ये प्रॉपर्टी है फ्लो होने की करंट की, ये प्रॉपर्टी है फ्लो होने की करंट की। इसके बाद आई डोंट थिंक कि कभी हम भूलेंगे इन इक्वेशंस को, इनके नाम को, इनकी डेफिनेशंस को भी इनफैक्ट, और ये किस तरीके से हमने जितने भी यहाँ पर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, 3 कंक्लूजन्स ये, 2 ये, इसको नंबरिंग कर देते हैं 4 और 5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है और हमें ये याद रखनी है। काफ़ी इजी चीज़ थी, बट हमारी रिमेम्बरेंस में इसको हमको रखना है कि ससेप्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है। मोस्टली कन्फ्यूज़न लोगों को एडमिटेंस और ससेप्टेंस में होता है। ठीक है, रिएक्टेंस में भी होता है। ठीक, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे, किस तरीके से रिलेटेड हैं, कैसे हम इनको ड्रॉ किए हैं।
इनके बारे में समझें, इनका इम्पैक्ट क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडमिटेंस, इम्पीडेंस और जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हमने देखी थी। आई होप यू एन्जॉय। थैंक यू सो मच।